जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एस स्पीडी रेलवे समान अध्ययन के बुक में भारत और विश्व के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप लोग एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बुक में वही प्रश्न दी गई है जो आप लोग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल वाली घंटी को दबा लीजिए, ताकि हम लोग समय समय पर वीडियो जब भी डालें तो आप लोग तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मोटिवेशनल देखते हैं। मोटिवेशनल क्या दिया हुआ है। अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में कितना भी बड़ा मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने कर्म को पीछे हटकर नहीं देखना है दोस्तों। इसलिए आप मुसीबत को झेलते हुए आगे की ओर बढ़ना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था दोस्तों? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था दोस्तों। किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसने किया था? तो शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसने किया था? तो अशोक ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? अशोक ने शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ करवाया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था, मतलब अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कब? तो कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों। किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद। जो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो श्रीलंका भेजे थे महेंद्र और एवं संघमित्रा, जो उसके पुत्र और पुत्री दोनों थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था कब? तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? मतलब अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो 7वां स्तंभ है दोस्तों। याद रखिएगा, कैमा है? 7वां स्तंभ सबसे लंबा है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अशोक का नाम अशोक है। अशोक का नाम अशोक है किस अभिलेख में? तो मौस्की अभिलेख में दोस्तों। याद रखिएगा, किस अभिलेख में? मौस्की अभिलेख में है अशोक का नाम अशोक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मतलब अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया किस लेख में? तो भाब्रू स्तंभ लेख में दोस्तों। याद रखिएगा, किसमें? भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कलिंग युद्ध की क्या है दोस्तों? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है। मतलब कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के किस शिलालेख में दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के कैमा शिलालेख में? 13वें शिलालेख में दोस्तों। याद रखिएगा, कैमा शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सांची का स्तूप बनवाया था, मतलब सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो राजा अशोक ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था सांची का स्तूप? तो राजा अशोक ने बनाया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो श्रीनगर का स्थापना किया था अशोक ने दोस्तों। किसने? अशोक ने। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? मतलब अशोक के जो शिलालेख था, जो 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम खोज किया था दोस्तों कौन? उसका नाम था टी फैंथलर थे। कौन थे? टी फैंथलर थे दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो उसका नाम था टी फैंथलर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, मतलब अशोक के जो अभिलेख था उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों। कब कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और ये कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अशोक की मृत्यु कब हुआ था? तो अशोक की मृत्यु हुआ था 232 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। अशोक की मृत्यु कब हुआ था? तो 232 ईसा पूर्व में दोस्तों अशोक की मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिसेन का इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख जानकारी देता है, मतलब हरिसेन का इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख जानकारी देता है, मतलब किसका देता है? तो समुद्रगुप्त का देता है दोस्तों। किसका? समुद्रगुप्त को हरिसेन का इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख में जानकारी देता है समुद्रगुप्त को दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो बृहदत्त था। कौन दोस्तों? कौन था? बृहदत्त था दोस्तों। जबकि मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। याद रखिए, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। शुंग वंश की नींव डाली थी। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भरहुत स्तूप का निर्माण
किसने करवाया था? भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित शुंग ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? पुष्यमित शुंग ने भरूत स्तूप का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था दोस्तों। कौन था? देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि शुंग वंश के संस्थापक कौन डाले थे? पुष्यमित शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक जब पूछा जाएगा तो देवभूति थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भारतीय सीमा, क्या दोस्तों? भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम एवं शासक कौन था दोस्तों? प्रथम पूछा जा रहा है, बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्रथम एवं शासक कौन था? तो डेमेट्रियस प्रथम था दोस्तों, याद रखिए डेमेट्रियस प्रथम था दोस्तों। जो कहाँ का शासक था? एवं शासक था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था दोस्तों? डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? तो पुष्यमित शुंग ने किया था दोस्तों। जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित शुंग, उसी ने किसको? एवं शासक को, डेमेट्रियस को पराजित किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। पुष्यमित शुंग, क्या दोस्तों? पुष्यमित शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। मतलब पुष्यमित शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो 2 दोस्तों, याद रखिएगा। कितने यज्ञ करवाए थे? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो इसका नाम है सिमुक दोस्तों। सिमुक ने सातवाहन वंश के संस्थापन किए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। दशराज युद्ध, क्या दोस्तों? दशराज युद्ध, जिसको 10 राजाओं का युद्ध बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? 10 राजाओं का युद्ध को ही दशराज युद्ध बोला जाता है। वो लड़ा गया था किस नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों? याद रखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर रखा गया था? लड़ा गया था? तब परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों। किस नदी के तट पर? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको आज हम लोग बोलते हैं रावी नदी के नाम से जाना जाता है, परुष्णी नदी को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भारत में, क्या दोस्तों? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए थे दोस्तों? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने दोस्तों जारी किए थे। कि किसने? हिंद यूनानियों ने भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। शुद्ध, क्या दोस्तों? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने दोस्तों। किसने चलवाए थे? कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सर्वाधिक, क्या दोस्तों? सर्वाधिक के स्वर्ण मुद्राएं जारी करवाए थे। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करवाए थे? तो गुप्त काल में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। जब शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाया था? तो कुषाणों ने चलवाया था दोस्तों। बहुत तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है। सीसा का सिक्का चलवाया था दोस्तों सबसे ज्यादा किसने? तो सीसा का सिक्का सबसे ज्यादा किसने चलवाया था? सातवाहनों शासकों ने। याद रखें दोस्तों, 100 से सीसा और 100 से सातवाहन, इसलिए यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होने वाली बात है। 100 से सीसा और 100 से सातवाहन। तो सीसा वंश का सर्वाधिक चलवाया था किसने? तो सीसा का सर्वाधिक सिक्का किसने चलवाया था? तो इसका हो जाएगा सातवाहन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चांदी का, क्या दोस्तों? चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था किसने? तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों चलवाया था। किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का सबसे ज्यादा चलवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग बोलते हैं विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपए का सिक्का दोस्तों, क्या दिया गया है? रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था। रुपए का सिक्का पहली बार भारत में कब डाला गया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था दोस्तों। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था रुपए का सिक्का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्ना का सिक्का दोस्तों, किस क्या है? अन्ना का सिक्का चलाया था। तो अन्ना का सिक्का किसने चलाया था? तो शाहजहां ने चलाया था दोस्तों। किसने चलाया था? शाहजहां ने, जो कहाँ के शासक थे? मुगल वंश के शासक थे दोस्तों, याद रखिए। मुगल वंश के शासक थे शाहजहां, जो अन्ना का सिक्का चलवाए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण, क्या है दोस्तों? कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश का संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस थे दोस्तों। कौन थे? कुजुल कड़फिसेस थे कुषाण वंश का संस्थापक दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। बुद्ध की, क्या है दोस्तों? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी है? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी है दोस्तों। किस काल में? कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? मतलब कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था दोस्तों। कौन था? कनिष्क जो था सबसे प्रसिद्ध शासक था कुषाण वंश का। जबकि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न में देखते हैं। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ थी? पुरुषपुर थी कनिष्क की पहली राजधानी। जबकि कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश से पड़ता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। शक संवत, क्या दोस्तों? शक संवत चलाया था। तो शक संवत कौन चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था दोस्तों। किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था, जो कुषाण वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क। उसी ने ही शक संवत चलवाया था दोस्तों। कब चलवाया था? तो 78 ईसा पूर्व में चलाया था दोस्तों। कब चलाया था? 78 ईस्वी में चलवाए थे कनिष्क ने शक संवत को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। मूर्तियों का निर्माण, क्या दोस्तों? मूर्तियों का निर्माण हुआ था। तो मूर्तियों का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ था दोस्तों। मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में ही मूर्तियों का निर्माण हुआ था दोस्तों। चलिए अगले क्लास में देखते हैं। मंदिरों का निर्माण अगर पूछा जाएगा तो मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था दोस्तों। मूर्ति का निर्माण पूछा जाएगा तो कुषाण काल में। अब मंदिर का निर्माण जब पूछा जाएगा दोस्तों तो गुप्त काल में हुआ था दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न, दोनों बहुत कंफ्यूज करता है दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न हम दो लोग देखेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो श्रीगुप्त था दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मंदिर निर्माण, क्या दोस्तों? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था।
तो किसके शासन में? तो चोल वंश के शासन काल में हुआ था, मंदिर निर्माण कला में दोस्तों, याद रखिएगा। मंदिर निर्माण कला में किसके शासन काल में प्रचलित हुआ था? तो हुआ था चोल वंश के शासन में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे दशमलव क्या है दोस्तों? दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। तो दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था दोस्तों। दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था दोस्तों। चलिए चलिए आगे हम लोग प्रश्न में देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। तो राष्ट्रीय पंचांग आधारित है किस पर? तो शक संवत पर आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है? शक संवत पर राष्ट्रीय पंचांग आधारित है दोस्तों। आगे वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों चौरक थे। तो चौरक कौन थे? तो चौरक एक आयुर्वेद के जनक थे दोस्तों, याद रखिएगा। क्या थे? चौरक एक आयुर्वेद के जनक थे दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है दोस्तों, क्या दिया गया है? सिल्क मार्ग क्या है दोस्तों? सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था। तो सिल्क मार्ग को किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने करवाया था दोस्तों। जो किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने सिल्क मार्ग को प्रारंभ किया था दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न में हम लोग देखते हैं कुषाण वंश का क्या है दोस्तों? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था दोस्तों, याद रखिएगा। कुषाण वंश का वासुदेव था अंतिम शासक, जबकि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? तो कनिष्क था दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न सब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो गुप्त वंश की जानकारी कहाँ पर मिलती है? तो वायुपुराण से मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वायुपुराण से मिलती है गुप्त वंशों की जानकारी दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त को क्या है दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन दोस्तों। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका नाम था विंसेंट आर्थर। क्या नाम है? विंसेंट आर्थर स्मिथ। इसी ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था दोस्तों, याद रखिएगा, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सिक्कों पर क्या है दोस्तों? सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है। तो सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है किसका? तो समुद्रगुप्त दोस्तों, याद रखिएगा। किसका है? सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है किसका? तो समुद्रगुप्त का है, सिक्कों पर बिना बजाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत का विश्व मार्ग। भारत का विश्व मार्ग किसको कहा जाता है? तो भारत का विश्व मार्ग कहा जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों। किसको कहा जाता है भारत का विश्व मार्ग? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे भारत का आइंस्टीन क्या है दोस्तों? भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन तो नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें भारत का मिल्टन क्या दोस्तों? भारत का मिल्टन बहुत अच्छे से अच्छे प्रश्न है दोस्तों ये। भारत का मिल्टन किसको कहा जाता है? तो अश्वघोष को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारत का नेपोलियन क्या दोस्तों? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को दोस्तों, याद रखिए। भारत ईरान सॉरी दोस्तों ईरान का नेपोलियन पूछा जा रहा है, भारत का नहीं, ईरान का नेपोलियन पूछा जा रहा है दोस्तों। ईरान का नेपोलियन बोला जा रहा है, इसीलिए ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है दोस्तों? नादिर शाह को बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो नादिर शाह को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? तो हरिसेन था दोस्तों। कौन था? हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फयान आया था किसके दरबार में दोस्तों? याद रखिएगा। मतलब प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री जो थे फयान वो किसके शासनकाल में आया था? तो भारत को आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल कईवीं शताब्दी में थी? तो 5वीं शताब्दी उस समय थी दोस्तों, याद रखिएगा। चीनी जो यात्री जो था उसका नाम था क्या? फयान। और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य, जो कि हम पहले ही बता दिया दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? तो बनाया था उज्जैन को दोस्तों, याद रखिए। कहाँ पर? उज्जैन। जो उज्जैन कहाँ है? एमपी में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का राजधानी पूछा जाएगा तो कहाँ है? मध्य प्रदेश का भोपाल है दोस्तों। मध्य प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो कौन है वहाँ का मुख्यमंत्री? तो शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों, याद रखिए। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विक्रम संवत क्या दोस्तों? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, जबकि शक संवत 78 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, याद रखिए। बहुत दोनों कंफ्यूजिया क्वेश्चन है। शक संवत जब भी कहेगा तो 78 ईसा में, और जबकि विक्रम संवत पूछा जाएगा तो 58 ईसा पूर्व में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे गुप्तकालिनी क्या दोस्तों? गुप्तकालिनी रजत एवं स्वर्ण मुद्रा क्या दोस्तों? गुप्तकालिनी रजत एवं स्वर्ण मुद्राएं का नाम था। तो गुप्त काल में रजत एवं स्वर्ण मुद्राएं का नाम क्या था? तो रजत का नाम था क्या दोस्तों? रूपक। और स्वर्ण का नाम क्या था? तो दिनार दोस्तों, याद रखिएगा। गुप्त काल में रजत को रूपक कहा जाता था, जबकि स्वर्ण को दिनार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। बिहार दरोगा में पूछा गया था दोस्तों ये प्रश्न, और बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था दोस्तों? याद किएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था दोस्तों, याद किया। किसने? बख्तियार खिलजी ने इसको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। मतलब अब बख्तियार खिलजी किसके सेनापति थे? तो मोहम्मद गौरी के सेनापति थे दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न सब है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं विक्रमशिला क्या दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय अब दिया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला का धर्मपाल ने किया था दोस्तों। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों, याद रखिएगा। कब? 770 ईस्वी से 880 ईस्वी में इसका धर्मपाल का शासन चला था दोस्तों।
इसका शासनकाल था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। महरौली क्या है दोस्तों? महरौली में स्थित है राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनाया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न सब है। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों। महरौली में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? महरौली में। ये अपने आप में बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। गंगई क्या है दोस्तों? गंगई कुंड कहाँ कहा जाता है? गंगई कुंड कहा जाता है किसको? तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? गंगई कुंड कहा जाता है किसको? तो राजेंद्र प्रथम को ही कहा जाता है गंगई कुंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों? याद रखिएगा। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी दोस्तों। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। जबकि वहीं पूछा जाएगा मुगल वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी दोस्तों, याद रखिएगा। फारसी, याद रखिएगा, फारसी। गुप्त काल के संस्कृत थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। जबकि गुप्त वंश का शासक कौन था दोस्तों? तो श्रीगुप्त था दोस्तों, याद रखिएगा, श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का शासक कौन था? तो श्रीगुप्त। जबकि गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो विष्णुगुप्त दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वर्धन क्या है दोस्तों? वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति थे। कौन थे? पुष्यभूति थे वर्धन साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था तो नरवर्धन वंश का था। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? नरवर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति वंश था दोस्तों, याद रखिएगा। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो नरवर्धन था दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि इसमें क्या था? वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। हर्षवर्धन है क्या है दोस्तों? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था। मतलब अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज में दोस्तों। कहाँ पर स्थापित किया था? कन्नौज में स्थापित किया था। हर्षवर्धन ने अपनी थानेश्वर से जब स्थानांतरित किया था राजधानी तो कन्नौज में स्थापित किया था दोस्तों। कन्नौज कहाँ पर है? तो कन्नौज है दोस्तों, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कन्नौज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर है कन्नौज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भूमि क्या है दोस्तों? भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था। तो भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? तो हर्षवर्धन ने भूमि क्या है? भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चीनी यात्री क्या है दोस्तों? चीनी यात्री हेनसंज्ञान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? ये क्या है? चीनी यात्री हेनसंज्ञान। हेनसंज्ञान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हेनसंग द्वारा लिखित पुस्तक। तो हेनसंग द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? तो सी यू की। क्या दोस्तों? सी यू की दोस्तों, याद रखिएगा, सी यू की इसकी पुस्तक का नाम है। हेनसंग के द्वारा लिखी हुई पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यात्रियों में क्या दोस्तों? यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार किसको कहा जाता है? तो हेनसंग को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। हेनसंग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न सब है। चलिए अगले हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है नीति का क्या दोस्तों? नीति का पंडित। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हेनसंग को ही कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? तो वानभट्ट था, जो कि हम पहले ही बतला दिए दोस्तों। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो वानभट्ट था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 में पराजित किया था। तो किस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर किया था दोस्तों, याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब? तो 634 ईस्वी में पराजित किया था। किस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर उसको पराजित किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे। हर्षवर्धन क्या दोस्तों? हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। तो कहाँ पर? तो प्रयागराज में दोस्तों, याद रखिएगा। प्रयागराज में इसको क्या करते थे? हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न हम देखेंगे। हर्षवर्धन का भू राजस्व दर था। तो हर्षवर्धन के भू राजस्व दर कितना था दोस्तों? तो हर्षवर्धन का भू राजस्व दर था 1/6 दोस्तों, याद रखिए। कितना था? 1/6 था हर्षवर्धन के भू राजस्व दर। इसका कर इसको बोलते हैं दोस्तों, 1/6 था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पल्लवन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सी विष्णु था दोस्तों, याद रखिएगा। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सी विष्णु था पल्लव वंश का संस्थापक दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी दोस्तों। कांचीपुरम जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में दोस्तों। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ है? चेन्नई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नटराज की मूर्तियाँ है। तो नटराज की मूर्तियाँ किसे काल की है? तो चोल काल की है दोस्तों, याद रखिएगा। किस काल की है? नटराज की मूर्तियाँ चोल काल की है। जो कि नटराज की मूर्तियाँ किस काल की है? तो चोल काल की है दोस्तों। अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है ये क्वेश्चन, ये CHL में पूछा गया है प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था दोस्तों, याद रखिएगा। कौन है? दंती दुर्ग। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे।
राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट वंशों की राजधानी कहाँ थी? तो माणिखेट थी दोस्तों। कहाँ थी? माणिखेट। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, चालुक्य की राजधानी थी, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य की राजधानी थी वातापी दोस्तों। कहाँ थी? चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, कल्याणी के चालुक्य वंशों की स्थापना किया था। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो तैलप द्वितीय ने किया था दोस्तों। किसने? तैलप द्वितीय ने इसको स्थापना किया था, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? चोल वंश का पूछा जा रहा है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था दोस्तों। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। तो किसने लाया था? तो ग्रीकों ने लाया था दोस्तों। याद रखिएगा, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था किसने? तो ग्रीकों ने लाया था दोस्तों। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे, नौ सैनिक क्या है दोस्तों? नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो चोल वंश था दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, किस वंश के लिए? तो चोल वंश के लिए दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्थानीय स्वशासन विशेषताएं थी। तो स्थानीय स्वशासन विशेषताएं थी किसकी? तो चोल वंशों का दोस्तों। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो द्वार समुद्र थी दोस्तों। कहाँ थी? द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, हुनों का आक्रमण हुआ था। तो हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था दोस्तों। हुनों का आक्रमण जो हुआ था भारत में, वो किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, हुनों का प्रथम शासक कौन था? तो हुनों का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो तोरमान थे। कौन थे? तोरमान थे हुनों का प्रथम शासक दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, शैद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां थे दोस्तों। कौन थे? खिज्र खां थे शैद वंश का संस्थापक दोस्तों। याद रखिएगा। अगले प्रश्न, शैद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शैद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह दोस्तों। कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह दोस्तों, शैद वंश का अंतिम शासक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था दोस्तों? तो नसरुद्दीन मोहम्मद था दोस्तों। कौन थे? नसरुद्दीन मोहम्मद थे, जो टोपी सीकर अपने जीवन निर्वाह करते थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, मिहिर गुल्ला क्या है दोस्तों? मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था। मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था किसके द्वारा? तो मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था दोस्तों यशो वर्मन द्वारा। किसके द्वारा? यशो वर्मन द्वारा मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, बारह मिहिर थे। बारह मिहिर कौन थे? तो ये खगोलविद थे दोस्तों। क्या थे? खगोलविद थे दोस्तों। याद रखिएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, संगम युग का महान शासक कौन था दोस्तों? कौन थे? संगम युग का महान शासक कौन था? तो संगम वंश का महान शासक कौन था? तो कारिकाल था दोस्तों। कौन था? कारिकाल दोस्तों। याद रखिएगा। संगम युग का महान शासक कौन था? तो कारिकाल था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, संगम का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? क्या है संगम का तात्पर्य? क्या होता है? तो कवियों की गोष्ठी दोस्तों। याद रखिएगा, कवियों की गोष्ठी होता है संगम का तात्पर्य दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे, प्रथम क्या दोस्तों? प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था। तो प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था कहाँ पर? तो मदुरै में दोस्तों। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में दोस्तों। याद रखिए, तमिलनाडु में है मदुरै। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे, द्वितीय संगम। जबकि प्रथम और तृतीय था तो मदुरै में हुआ था, जबकि द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो हुआ था कपाटपुरम में दोस्तों। कहाँ? कपाटपुरम, जो कहाँ पर है? अलवायो में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त ऋषि थे दोस्तों। कौन थे? अगस्त ऋषि थे प्रथम संगम के अध्यक्ष दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, जजिया कर क्या दोस्तों? जजिया कर का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों इसका प्रचलन करवाया था दोस्तों। याद रखिए, जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसका प्रचलन करवाया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को हम देखेंगे, अरबों ने क्या दोस्तों? अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छे प्रश्न सभी है। अरबों ने भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ही था दोस्तों। याद रखिएगा, कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। और कब किए थे? 712 ईस्वी में वो भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहली बार दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। उसका सबसे प्रसिद्ध जो था ना, सोमनाथ मंदिर पर था दोस्तों। याद रखिएगा, कितने पर था? सोमनाथ मंदिर पर था, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। उसमें 20 लाख दिनार लूट कर ले जा रहे थे। कौन? मोहम्मद गजनवी नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों, और इसका पहला आक्रमण जब पूछा जाएगा ना कब किया गया था, तो पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1001 ईस्वी में किया गया था पहला आक्रमण मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। मतलब अगर पूछा जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और उसमें जो पृथ्वीराज चौहान को हराया था किसने? तो मोहम्मद गौरी ने ही हराया था दोस्तों। किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। सॉरी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था दोस्तों। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को दोस्तों। यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ी बोलने में। 1191 ईस्वी में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था दोस्तों। जबकि विजय कौन रहा था? पृथ्वीराज चौहान रहे थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे,
और वहीं पूछा जा रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने हराया था किसको, तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था दोस्तों। इसमें उल्टा हो गया, मतलब मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों, याद रखिए। जबकि इसमें कौन विजय रहा था, मोहम्मद गौरी ने विजय रहा था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे कौन, तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों। कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था दोस्तों। ये तो पहले ही हम बता दिया है कि 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था किसने, तो मोहम्मद गजनवी ने ही लूटा था दोस्तों, याद रखिए। बहुत अच्छे प्रश्न है। 1025 में इसी सोमनाथ मंदिर से पूरा जितने भी सोना थे ना 20 लाख दिनारे लूट के लेकर चले गए थे मोहम्मद गजनवी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, क्या है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, तो दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक, तो दौलताबाद ले गया था दोस्तों। कहाँ ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, तो दौलताबाद। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कितने बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, तो दौलताबाद ले गया था दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, तैमूरलंग, क्या है दोस्तों, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1398 ईस्वी में किया था दोस्तों। कब किया था, 1398 ईस्वी में किया था। और किसके काल में किया था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे, जैनपुर नगर, क्या है दोस्तों, जैनपुर नगर का संस्थापक कौन था, तो जैनपुर नगर का संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। कौन सा था, फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था दोस्तों। कौन था, तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसी ने जैनपुर नगर को स्थापना किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हैदराबाद स्थित है, हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था। तो हैदराबाद स्थित जो है, हैदराबाद में स्थित है जो चार मीनार, उसको किसने बनवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था, कुली कुतुब शाह ने बनाया था। कब बनाया था, तो 1591 ईस्वी में बनाया था दोस्तों। कब बनाया था, 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में स्थित चार मीनार को बनवाया था दोस्तों, याद रखिए। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है दोस्तों, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को दोस्तों, याद रखिएगा। किसको कहा जाता है, जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। जबकि एक अकबर जो था ना वो मुगल वंश का शासक था दोस्तों, याद रखिएगा। मुगल वंश का शासक था एक अकबर, और यह कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तंजौर के बृहद मंदिर, क्या दोस्तों, तंजौर के बृहद मंदिर बनवाया था, मतलब तंजौर के बृहद मंदिर किसने बनवाया था, तो चोल वंश के राजा ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था, चोल वंश के राजा था जिसका नाम था राजा राज प्रथम दोस्तों। उसी ने चोल वंश के तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को निर्माण करवाया था, चोल वंश के शासक जिसका नाम था राजा राज प्रथम दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न सब थे। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।